समाजशास्त्र और सामान्य बौद्धिक ज्ञान। समाजशास्त्र 1 अध्याय 1 कक्षा 11वीं। समाजशास्त्र और सामान्य बौद्धिक ज्ञान। समाजशास्त्र सामान्य बौद्धिक परीक्षणों ऑब्जर्वेशन से अलग है, जैसे यह ईश्वर मीमांसीय और दार्शनिक परीक्षणों से अलग है। सामान्य बौद्धिक वर्णन सामान्यतः प्रकृतिवादी और या व्यक्तिवादी वर्णन पर आधारित होते हैं। व्यवहार का एक प्रकृतिवादी वर्णन हो सकता है और यह वर्णन इस मान्यता पर निर्भर करता है कि एक व्यक्ति व्यवहार के प्राकृतिक कारणों की पहचान कर सकता है। अतः समाजशास्त्र सामान्य बौद्धिक प्रेक्षणों एवं विचारों तथा साथ ही साथ दार्शनिक विचारों दोनों से ही अलग है। यह हमेशा या सामान्यतः भी चमत्कारिक परिणाम नहीं देता, लेकिन अर्थपूर्ण और असंदिग्ध संपर्कों तक केवल सामान्य संपर्कों की छानबीन द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। समाजशास्त्रीय ज्ञान से में बहुत अधिक प्रगति हुई है। ज़्यादा प्रगति तो सामान्य रूप से हुई, परंतु कभी कभार नाटकीय उद्भवों से भी प्रगति हुई है। समाजशास्त्र में संकल्पनाओं, पद्धतियों और आंकड़ों का एक पूरा तंत्र है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस तरह संयोजित है। यह सामान्य बौद्धिक ज्ञान से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। सामान्य बौद्धिक ज्ञान अपरिवर्तनीय है क्योंकि यह अपने उद्गम के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछता है, या दूसरे शब्दों में यह अपने आप से यह नहीं पूछता, मैं यह विचार क्यों रखता हूँ। प्रकृतिवादी गरीबी के बारे में क्या सोचते हैं? प्रकृतिवादी गरीबी के बारे में सोचते हैं कि लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि वे काम से जी चुराते हैं, समस्याग्रस्त परिवारों से आते हैं, परिवार को उचित बजट बनाने में अयोग्य हैं, परिवार का उचित बजट नहीं बना पाते, बुद्धिमत्ता की कमी है एवं कार्य के लिए स्थानांतरण से ट्रांसफ़र से डरते हैं। समाजशास्त्रीय गरीबी के बारे में क्या विचार रखते हैं? समकालीन गरीबी का कारण वर्ग समाज में असमानता की संरचना है और वे लोग इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं जिनकी कार्य की अनियमितता दीर्घकालिक एवं मजदूरी कम है। एक समाजशास्त्री को अपने स्वयं के बारे में तथा अपने किसी भी विश्वास के बारे में प्रश्न पूछने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए, चाहे वह विश्वास कितना भी प्रिय क्यों न हो। क्या वास्तव में ऐसा ही है या वास्तव में ऐसा है? समाजशास्त्र के दोनों ही उपागम व्यवस्थित एवं प्रश्नकारी वैज्ञानिक खोज की एक विस्तृत परंपरा से निकले हैं। वैज्ञानिक कार्यविधियों के इस महत्व को कैसे समझा जा सकता है? जब हम अतीत की तरफ लौटें और उस समय की सामाजिक परिस्थिति को समझें जिसमें समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का उद्भव हुआ था, क्योंकि आधुनिक विज्ञान में हुए विकासों का समाजशास्त्र पर गहरा प्रभाव पड़ा था। बौद्धिक विचार जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका है कुछ इस प्रकार हैं। उपनिवेशी प्रशासकों, समाजशास्त्रियों एवं सामाजिक मानव विज्ञानियों के प्राकृतिक विकास के वैज्ञानिक सिद्धांतों और प्राचीन यात्रियों द्वारा पूर्व आधुनिक सभ्यताओं की खोज से प्रभावित होने से उनका समाजों के बारे में एक अलग दृष्टिकोण पैदा हुआ। उनके द्वारा समाजों के बारे में इस दृष्टिकोण से विचार किया गया, समाजों का विभिन्न प्रकारों में वर्गीकरण किया जाए ताकि सामाजिक विकास के विभिन्न चरणों को पहचाना जा सके। ये लक्षण 19वीं शताब्दी में आरंभिक समाजशास्त्रियों जैसे ऑगस्ट कोंत, कार्ल मार्क्स एवं हर्बर्ट स्पेंसर के कार्यों में पुनः दृष्टिगोचर होते हैं। अतः इस बात के प्रयास किए गए कि उन बातों के आधार पर विभिन्न तरह के समाजों का वर्गीकरण किया जाए। उदाहरण के लिए, आधुनिक काल से पहले के समाजों के प्रकार जैसे शिकारी टोलियां एवं संग्रहकर्ता गैदरर्स, चरवाहे एवं कृषक एवं गैर औद्योगिक सभ्यताएं। आधुनिक समाजों के प्रकार जैसे औद्योगिकृत समाज। इस प्रकार के क्रमिक विकास का दर्शन यह मानता था कि पश्चिमी संसार आवश्यक रूप से ज़्यादा प्रगतिशील एवं सभ्य था। गैर पश्चिमी समाज यानी पूर्व समाज को अशिष्ट और कम विकसित समझा जाता था।
भारतीय औपनिवेशिक अनुभव को भी इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। भारतीय समाजशास्त्र में भी इसी तरह के तनाव को देखा जा सकता है। डार्विन के जीव विकास के विचारों का आरंभिक समाजशास्त्रीय विचारों पर दृढ़ प्रभाव था। समाज की प्रायः जीवित जैववाद से तुलना की जाती थी और इसके क्रमबद्ध विकास को चरणों में तलाशने के प्रयास किए जाते थे, जिनकी जैविकी जीवन से तुलना की जा सकती थी। समाज को व्यवस्था के भागों के रूप में देखने के तरीके ने बहुत प्रभावित किया, जिसमें प्रत्येक भाग एक खास कार्य पूरा करता हो और सामाजिक संस्थाओं जैसे परिवार या स्कूल एवं संरचनाओं जैसे स्तरीकरण के अध्ययन को बहुत प्रभावित किया। इसकी चर्चा यहाँ इसीलिए की है क्योंकि उन बौद्धिक विचारों का जिनकी समाजशास्त्र की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका है, इससे गहरा संबंध है कि किस प्रकार समाजशास्त्र आनुभाविक वास्तविकता का अध्ययन करता है। ज्ञानोदय एक यूरोपीय बौद्धिक आंदोलन था जो 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों एवं 18वीं शताब्दी में चला, कारण और व्यक्तिवाद पर बल देता है। उस वक्त वैज्ञानिक जानकारी भी उन्नत अवस्था में थी और साथ ही एक दृढ़ विश्वास यह भी था कि प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धतियों द्वारा मानवीय पहलुओं का अध्ययन किया जा सकता है और करना भी चाहिए। उदाहरणार्थ, गरीबी जो अभी तक एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में जानी जाती थी, उसे सामाजिक समस्या के रूप में देखना आरंभ हुआ, जो कि मानवीय उपेक्षा या अथवा शोषण का परिणाम है। इसलिए गरीबी को समझा जा सकता है और इसका निराकरण हो सकता है। इसके अध्ययन का एक तरीका यह था कि एक सामाजिक सर्वेक्षण किया जाए और यह इस विश्वास पर आधारित हो कि मानवीय प्रक्रियाओं को मापा जा सकता है और इनका वर्गीकरण किया जा सकता है, क्लासिफिकेशन। प्रारंभिक आधुनिक काल के विचारक इस बात से सहमत थे कि ज्ञान में बुद्धि से सभी सामाजिक बुराइयों का समाधान संभव है। उदाहरण के तौर पर फ्रांसीसी विद्वान ऑगस्ट कोंत, जिनको कि समाजशास्त्र का संस्थापक समझा जाता है, का विश्वास था कि समाजशास्त्र मानव कल्याण में योगदान करेगा। भौतिक मुद्दे जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका है। औद्योगिक क्रांति एक नए गतिशील अथवा प्रगति आर्थिक क्रियाकलाप पूंजीवाद पर आधारित थी। औद्योगिक उत्पादन की उन्नति के पीछे यही पूंजीवादी व्यवस्था एक प्रमुख शक्ति थी। पूंजीवाद में नई अभिवृत्तियां एवं संस्थाएं सम्मिलित थी। उद्यमी निश्चित और व्यवस्थित मुनाफे की आशा से प्रेरित थे। बाजारों ने उत्पादनकारी जीवन में प्रमुख साधन की भूमिका अदा की और माल, सेवाएं एवं श्रम वस्तुएं बन गई, जिनका निर्धारण तार्किक गणनाओं के द्वारा होता था। और नई अर्थव्यवस्था पहले वाली अर्थव्यवस्था से एकदम अलग थी। इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का केंद्र था। औद्योगिकरण द्वारा आया परिवर्तन कितना असरकारी था, इसे समझने के लिए हम औद्योगिकरण से पूर्व की इंग्लैंड की जिंदगी पर सरसरी नज़र डालते हैं। औद्योगिकरण से पहले अंग्रेज़ों का मुख्य पेशा खेती करना एवं कपड़ा बुनना था। अधिकांश लोग गाँवों में रहते थे। हमारे भारतीय गाँव की तरह ही वहाँ भी कृषक एवं भूस्वामी, लोहार एवं चमड़ा श्रमिक, जुलाहे एवं कुम्हार, चरवाही और मद्य निर्माता थे। समाज छोटा था, यह स्तरीकृत था, लेबलाइज्ड, या अर्थात विभिन्न लोगों की परिस्थिति एवं उनकी वर्ग स्थिति स्पष्ट परिभाषित थी। सभी परंपरागत समाजों की तरह यह भी नज़दीकी आपसी व्यवहार की विशेषता रखता था। औद्योगिकरण के साथ ही सभी विशेषताएं बदल गईं। नई व्यवस्था का एक प्रमुख मूल पक्ष था श्रम की प्रतिष्ठा कम होना, शिल्प संघ, गांवों एवं परिवार के सुरक्षित स्थानों से कार्य का अलग होना। रूढ़िवादी एवं परिवर्तनवादी दोनों ही तरह के चिंतक सामान्य श्रमिकों की परिस्थिति की गिरावट को देखकर भयभीत थे, परंतु कुशल कारीगरों की स्थिति अलग थी।
नगरीय केंद्रों का विकास और विस्तार हुआ। ऐसा नहीं था कि पहले शहर नहीं थे, लेकिन औद्योगिकरण से पहले उनका स्वरूप अलग था। औद्योगिक शहरों ने एक बिल्कुल नए नगरीय संसार को जन्म दिया। इसकी निशानी थी फैक्ट्रियों का धुआं और कालिख, नई औद्योगिक श्रमिक वर्ग की भीड़भाड़ वाली बस्तियां, गंदगी और सफाई का नितांत अभाव। इसकी अन्य निशानियों में एक था नए प्रकार की सामाजिक अंतःक्रिया। कारखानों और इसके यांत्रिकी श्रम विभाजन को अक्सर किसानों, दस्तकारों और साथ ही साथ परिवार और स्थानीय समुदायों को जानबूझकर खत्म करने की कोशिश के रूप में देखा जाता था। कारखानों को एक आर्थिक कठोर नियंत्रण के रूप में देखा गया, जो अभी तक बैरकों और जेलों तक था। कुछ के अनुसार, जैसे मार्क्स, कारखाना दमनकारी था, फिर भी काफ़ी हद तक स्वतंत्रता की गुंजाइश थी। यहाँ श्रमिकों ने बेहतर जिंदगी हेतु सामूहिक कार्यप्रणाली एवं संगठित प्रयास दोनों चीज़ें सीखीं। नए समाजों के उभरने का एक और संकेतक था घड़ी के अनुसार समय का महत्व, जो सामाजिक संगठन का आधार भी था। इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष वह तरीका था जिसके अनुसार 18वीं और 19वीं शताब्दी में खेतिहर और औद्योगिक मजदूरों की बढ़ती संख्या ने तेजी से घड़ी और कैलेंडर के अनुसार अपने को ढालना शुरू किया, जो आधुनिक समय से पूर्व के काम के तरीके से एकदम भिन्न था। औद्योगिक पूंजीवाद के विकास से पहले काम की लय दिन के उजाले और जी तोड़ परिश्रम के बीच आराम या सामाजिक कर्तव्यों के आधार पर तय होती थी। कारखानों के उत्पादन ने श्रम को समकालीन बना दिया। इससे समय की पाबंदी, एक तरह की स्थिर रफ्तार, कार्य करने के निश्चित घंटे और हफ्ते के दिन निर्धारित हो गए। इसके अलावा घड़ी ने कार्य करने की अनिवार्यता पैदा कर दी। नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के लिए समय अब धन है। यह व्यतीत नहीं होता बल्कि खर्च होता है। हमें यूरोप में समाजशास्त्र के आरंभ और विकास को क्यों पढ़ना चाहिए? समाजशास्त्र के अधिकांश मुद्दे एवं सरोकार भी उस समय की बात करते हैं जब यूरोपियन समाज 18वीं और 19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण और पूंजीवाद के आगमन के कारण भयंकर रूप से परिवर्तन की चपेट में था। बहुत से मुद्दे जो उस समय प्रायः उठते थे, उदाहरण के लिए नगरीकरण या कारखानों के उत्पादन, सभी आधुनिक समाजों के लिए प्रासंगिक थे, रेलिवेंट थे। यद्यपि उनकी कुछ विशेषताएं थोड़ी अलग हो सकती थी। वास्तव में भारतीय समाज अपने औपनिवेशिक अतीत और अविश्वसनीय विविधता के कारण भिन्न है। भारत का समाजशास्त्र उसको दर्शाता है। प्रश्न: यदि ऐसा है तो उस समय के यूरोप पर ध्यान केंद्रित क्यों किया जाए? दूसरा प्रश्न: वहाँ से शुरुआत करना क्यों प्रासंगिक है, रेलिवेंट है? जवाब अपेक्षाकृत तुलनात्मक आसान है, क्योंकि भारतीय होने के नाते हमारा अतीत अंग्रेजी पूंजीवाद और उपनिवेशवाद के इतिहास से गहरा जुड़ा हुआ है। पश्चिम में पूंजीवाद विश्वव्यापी विस्तार पा गया था। भारत में समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ, जानते हैं। उपनिवेशवाद आधुनिक पूंजीवाद एवं औद्योगिकरण का आवश्यक हिस्सा था। इसलिए पश्चिमी समाजशास्त्रियों का पूंजीवाद एवं आधुनिक समाज के अन्य पक्षों पर लिखित दस्तावेज भारत में हो रहे सामाजिक परिवर्तनों को समझने के लिए सर्वथा प्रासंगिक है, रेलिवेंट है। फिर भी जब हम शहरीकरण के संदर्भ में देखते हैं, उपनिवेशवाद में यह तथ्य निहित है कि आवश्यक नहीं कि औद्योगिकरण का असर भारत में भी उतना ही था जितना पश्चिम में। भारत में समाजशास्त्र को भारतीय समाज के बारे में पश्चिमी लेखकों द्वारा लिखित दस्तावेजों और विचारों से भी जूझना पड़ना था, जो हमेशा सही नहीं होते थे। ये विचार अंग्रेज उपनिवेशकों, अधिकारियों और पश्चिमी विद्वानों दोनों द्वारा व्यक्त किए गए थे। उनमें से बहुतों के लिए भारतीय समाज पाश्चात्य समाज के एकदम विपरीत था। उदाहरण: उनके द्वारा भारतीय गांव को किस तरह से समझा गया और अपरिवर्तनीय रूप से चित्रित किया गया कि भारतीय गांव को नहीं बदला जा सकता है। समकालीन व विक्टोरिया कालीन विकास के विचारों से सहमति रखते हुए पाश्चात्य लेखकों ने भारतीय गांव को अवशेष के रूप में देखा, बचे कुची चीज़ों के रूप में देखा, जिसे समाज की शैशवावस्था कहा गया था। उन्होंने 19वीं शताब्दी के भारत में यूरोपियन समाज का अतीत देखा। औपनिवेशिक विरासत वाले देशों जैसे भारत में एक दूसरा साक्ष्य
यह था कि यहाँ समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान में प्रायः अंतर किया जाता था। एक स्तरीय पाश्चात्य पाठ्यपुस्तक में समाजशास्त्र की परिभाषा है मानव समूहों और समाजों का अध्ययन जिसमें औद्योगिकरण विश्व के विश्लेषण पर पर्याप्त बल दिया गया है। सामाजिक मानव विज्ञान की एक स्तरीय पाश्चात्य परिभाषा इस प्रकार होगी गैर पश्चिमी साधारण समाजों अर्थात दूसरी संस्कृतियों का अध्ययन। भारत में इससे भी आगे सामाजिक मानव विज्ञान जिसमें पहले आदिम लोगों के अध्ययन ने स्थान ले रखा था धीरे धीरे बदलकर किसानों सजातीय समूहों सामाजिक वर्गों प्राचीन सभ्यताओं के विभिन्न पक्षों और विशेषताओं एवं आधुनिक औद्योगिक समाजों के अध्ययन पर आ गया था। भारत में समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानव विज्ञान के बीच कोई स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं है जो कि बहुत सारे पाश्चात्य देशों में इन दोनों विषयों की एक विशेषता के रूप में मौजूद है। शायद भारत में पाई जाने वाली आधुनिक एवं ग्रामीण महानगरीय और परंपरागत अति विभिन्नता ही इसकी वजह है। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों में से इसका संबंध क्या है, इसे हम चर्चा करते हैं। समाजशास्त्रीय अध्ययन का विषय क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। यह एक दुकानदार और ग्राहक के बीच हो सकता है, यह एक अध्यापक और विद्यार्थी के बीच, दो मित्रों के बीच अथवा परिवार के सदस्यों के बीच की अंतःक्रिया के विश्लेषण को अपना केंद्र बिंदु बना सकता है। इसी प्रकार यह राष्ट्रीय मुद्दों जैसे बेरोजगारी या जातीय संघर्ष या सरकारी नीतियों का आदिवासी जनसंख्या के वनों पर अधिकार के प्रभाव या ग्रामीण कर्जों को अपना केंद्र बिंदु बना सकता है अथवा वैश्विक सामाजिक प्रक्रियाओं जैसे नए लचीले श्रम कानूनों का श्रमिक वर्ग पर प्रभाव या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का नौजवानों पर प्रभाव या विदेशी विश्वविद्यालयों के आगमन का देश की शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव की जांच कर सकता है। इस प्रकार समाजशास्त्र विषय इससे परिभाषित नहीं होता कि वह क्या अध्ययन करता है, बल्कि इससे परिभाषित होता है कि वह एक चयनित क्षेत्र का अध्ययन कैसे करता है। समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों के समूह का एक हिस्सा है जिसमें मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान एवं इतिहास शामिल है। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में विभाजन एकदम सुस्पष्ट नहीं है और सभी में कुछ हद तक साझी रुचियां, संकल्पनाएं एवं पद्धतियां हैं। इसलिए यह समझा जाना जरूरी है कि कुछ विषयों में पृथकता अलग होना कुछ हद तक जरूरी है, स्वैच्छिक है और इसका कठोरता से पालन नहीं होना चाहिए। सामाजिक विज्ञानों को अलग अलग करना अंतरों को अतिरंजित बढ़ा चढ़ाकर कहना और समानताओं पर आवरण चढ़ाने जैसा होगा। इससे भी बढ़कर नारी अधिकारवादी सिद्धांतों ने विषय उपागम की अत्यधिक आवश्यकता को दिखाया है। उदाहरण के लिए एक राजनीतिक विज्ञानी या अर्थशास्त्री लिंगों की भूमिका और उनके राजनीति पर प्रभाव अथवा परिवार के समाजशास्त्र के बगैर अर्थव्यवस्था या लिंग पर आधारित श्रम विभाजन का अध्ययन कैसे करेगा। अगला विषय है समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण का अध्ययन करता है। शास्त्रीय आर्थिक चरों के अंतः संबंधों का वर्णन करता है। कीमत, मांग एवं पूर्ति का संबंध, मुद्रा प्रवाह, आगत और निर्गत का अनुपात और इसी तरह अन्य परंपरागत अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र आर्थिक क्रियाकलाप के संकुचित दायरे तक रहा है। मुख्यतः किसी एक समाज में अपर्याप्त वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण के वे अर्थशास्त्री जो राजनीतिक आर्थिक उपागम से प्रभावित हुए हैं आर्थिक क्रियाकलापों को स्वामित्व के रूप में उत्पादन के साधनों के साथ संबंधों के विस्तृत दायरे में समझने का प्रयास करते हैं। आर्थिक विश्लेषण में प्रभावी प्रकृति का उद्देश्य क्या था? प्रभावी प्रकृति का उद्देश्य किसी तरह से आर्थिक व्यवहार के सुनिश्चित कानूनों का निर्माण करना था। समाजशास्त्री उपागम आर्थिक व्यवहार को सामाजिक मानकों, मूल्यों, व्यवहारों और हितों के व्यापक संदर्भ में देखता है, अर्थात आर्थिक व्यवहार इन सब को कैसे प्रभावित करता है। विज्ञापन उद्योग में भारी निवेश का सीधा संबंध उपभोग के तरीकों और जीवन शैली को नया रूप देने की आवश्यकता से है। अर्थशास्त्र के अंदर की प्रवृत्तियां जैसे नारीवादी अर्थशास्त्र
समाजशास्त्री लिंग को समाज के केंद्रीय संगठनकारी सिद्धांत की तरह पेश कर इसके दायरे को बढ़ाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए वे यह देखेंगे कि किस प्रकार घर पर किया गया कार्य बाहर की उत्पादकता से जुड़ा हुआ है। अर्थशास्त्र के परिभाषित विषय क्षेत्र ने इसको एक अत्यधिक केंद्रित और विचारशील विषय के रूप में सुविधाजनक तरीके से विकसित होने में मदद की है। समाजशास्त्री प्रायः अर्थशास्त्रियों से इस बात के लिए ईर्ष्या रखता है कि उनकी शब्दावली उचित होती है और उनकी माप एकदम सही होती है। अर्थशास्त्रियों के सैद्धांतिक कार्यों को परिणामों को व्यवहारिक सुझावों में परिवर्तित करने की क्षमता से भी होती है, क्योंकि इसका जनहित नीतियों के लिए बड़ा अर्थ होता है। अर्थशास्त्री की पूर्वानुमान एस्टिमेशन लगाने की योग्यता को प्रायः नुकसान उठाना पड़ता है जिसका अध्ययन समाजशास्त्री करते हैं। यह नुकसान प्रायः व्यक्तिगत व्यवहार, सांस्कृतिक मानकों एवं संस्थात्मक प्रतिरोध की अनदेखी करने की वजह से उठाना पड़ता है। सामान्यतः समाजशास्त्र अर्थशास्त्र के विपरीत तकनीकी समाधान प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि यह प्रश्नकारी एवं आलोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। यह आधारभूत मान्यताओं के बारे में प्रश्न पूछने में सहायता करता है और इस प्रकार न केवल प्रश्न पूछने में सहायता करता है, निर्धारित लक्ष्यों के तकनीकी साधनों के प्रति चर्चा, बल्कि स्वयं उद्देश्य की सामाजिक अपेक्षाओं के प्रति भी चर्चा का अवसर प्रदान करता है। हाल ही में आर्थिक समाजशास्त्र में पुनरुत्थान की प्रवृत्ति देखने में आई है, जिसका कारण शायद समाजशास्त्र का विशालतर और आलोचनात्मक दृष्टिकोण है। समाजशास्त्र किसी सामाजिक स्थिति की पहले से विद्यमान समझ को ज़्यादा स्पष्ट और पर्याप्त समझ प्रदान करता है। यह तथ्यों की जानकारी के स्तर पर या किसी चीज़ के घटित होने के कारण को बेहतर तरीके से समझने के स्तर पर हो सकते हैं। समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान, जैसा कि अर्थशास्त्र में है वैसे ही समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के बीच भी पद्धतियों और उपागमों शास्त्रों की परस्पर अंतर्क्रिया की बहुलता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान मुख्यतः दो तत्वों पर केंद्रित था: राजनीतिक सिद्धांत, सरकारी प्रशासन। दोनों में से किसी भी शाखा में राजनीतिक व्यवहार गहन रूप से शामिल नहीं है। सामान्यतः सैद्धांतिक भाग में प्लेटो से लेकर मार्क्स तक के सरकार संबंधी विचारों को केंद्र बिंदु बनाया गया है, जबकि प्रशासनिक भाग का केंद्र बिंदु सरकार के वास्तविक संचालन की तुलना में इसका औपचारिक ढांचा है। समाजशास्त्र समाज के सभी पक्षों के अध्ययन को समर्पित है, जबकि समाजशास्त्र समाज के सभी पक्षों की ओर संबंधित है, जबकि परंपरागत शक्ति के औपचारिक संगठन के साकार रूप में अध्ययन तक सीमित रखा। समाजशास्त्र सरकार सहित संस्थाओं के समूहों के बीच अंतर संबंधों पर बल देता है, जबकि राजनीति विज्ञान सरकार में विद्यमान प्रक्रियाओं पर ध्यान देता है। हालांकि समाजशास्त्र के अनुसंधान शोध में समान रुचि है, इसी समान रुचि को लेकर राजनीति विज्ञान से लंबी साझेदारी है। जैसा कि हमें पता है कि अनुसंधान प्रत्येक विषय में होता है। मैक्स वेबर जैसे समाजशास्त्री ने ऐसा काम किया है जिसको राजनीतिक समाजशास्त्री का नाम दिया जा सकता है। राजनीतिक समाजशास्त्र का केंद्र राजनीतिक व्यवहार के वास्तविक अध्ययन के रूप में बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ भारतीय चुनावों में भी मतदान के राजनीतिक मानकों प्रतिमानों का काफ़ी विशिष्ट अध्ययन देखने में आया है। राजनीतिक संगठनों की सदस्यता, संगठनों में निर्णय लेने की प्रक्रिया, राजनीतिक दलों के समर्थन के समाजशास्त्रीय कारण, राजनीति में लिंग की भूमिका आदि का भी अध्ययन किया जाता रहा है। समाजशास्त्र एवं इतिहास का संबंध। इतिहासकार एक तरह से नियम के मुताबिक अतीत का अध्ययन करते हैं और समाजशास्त्री समकालीन समय या कुछ ही पहले के अतीत में ज़्यादा रुचि रखते हैं। इतिहासकार पहले वास्तविक घटनाओं के चित्रण में एवं चीज़ें वास्तव में कैसे घटित हुई इसे स्थापित करने में संतुष्ट होते थे। समाजशास्त्र में असामयिक संबंधों को स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित था। इतिहास ठोस विवरणों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्री ठोस वास्तविकताओं से
सार निकालकर उनका वर्गीकरण एवं सामान्यीकरण करता है। आजकल इतिहासकार अपने विश्लेषण में समाजशास्त्रीय पद्धतियों एवं धारणाओं का प्रयोग करने में बराबर शामिल रहते हैं। परंपरागत इतिहास राजाओं और युद्धों के इतिहास के बारे में रहा है। इतिहासकारों द्वारा अपेक्षाकृत कम चकाचौंध और कम रोमांचक घटनाओं जैसे जमीन के संबंधों में परिवर्तन था। परिवार में लिंग संबंध के इतिहास का अध्ययन परंपरागत रूप में कम ही हुआ है, लेकिन यही बात समाजशास्त्रियों की रुचि का प्रमुख क्षेत्र बनी। आजकल इतिहास काफ़ी हद तक समाजशास्त्रीय हो गया है और सामाजिक इतिहास तो इतिहास की विषय वस्तु है। यह शासकों के कार्यों, युद्ध एवं राजतंत्रवाद के बजाय सामाजिक प्रतिमानों, लिंग संबंधों, लोकाचार प्रथाओं एवं प्रमुख संस्थाओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या करता है? मनोविज्ञान को प्रायः व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है और समाजशास्त्र समाज में संगठित व्यवहार को समझने का प्रयास करता है। मनोविज्ञान यह मुख्यतः व्यक्ति से संबंधित है, समाजशास्त्र यह संगठित समाज से संबंधित है। मनोविज्ञान यह व्यक्ति की बौद्धिकता एवं सीखने की प्रवृत्ति, अभिप्रेरणाओं एवं याददाश्त, तंत्रिका प्रणाली एवं प्रतिक्रिया का समय, आशाओं और डर में रुचि रखता है। और समाजशास्त्र यही वह तरीका है जिससे समाज के विभिन्न पक्षों द्वारा व्यक्तित्व को आकार मिलता है। उदाहरण के लिए आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था, उनका परिवार और नातेदारी संरचना, उनकी संस्कृति, मानक एवं मूल्य। सामाजिक मनोविज्ञान जो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच के एक पुल का कार्य करता है, अपनी प्राथमिक रुचि एक व्यक्ति में रखता है, लेकिन इस बात से सरोकार रहता है कि व्यक्ति किस प्रकार सामाजिक समूहों में सामूहिक तौर पर अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवहार करता है। यह याद रखना रुचिकर होगा कि दुर्खाइम, जिन्होंने आत्महत्या के अपने प्रख्यात अध्ययन में समाजशास्त्र को स्पष्ट पद्धति एवं विषय क्षेत्र में स्थापित करने की चेष्टा की, इसमें उन्होंने उन व्यक्तियों की व्यक्तिगत उत्कंठाओं को बाहर रखा जिन्होंने आत्महत्या की या इसकी चेष्टा की। यह सांख्यिकीय स्टैटिस्टिकल आंकड़ों के लिए ही किया गया। यह उन व्यक्तियों की कई सामाजिक विशेषताओं से सरोकार रखने वाले सांख्यिकीय आंकड़े के लिए किया गया। समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानव विज्ञान। अधिकांश देशों में मानव विज्ञान में पुरातत्व विज्ञान, भौतिक मानव विज्ञान, सांस्कृतिक इतिहास, भाषा की विभिन्न शाखाएं और सामान्य समाजों में जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन शामिल है। यहाँ हमारा सरोकार सामाजिक मानव विज्ञान और सांस्कृतिक मानव विज्ञान से है, क्योंकि यह समाजशास्त्र के अध्ययन के एकदम निकट है। समाजशास्त्र को आधुनिक जटिल समाजों का अध्ययन समझा जाता है, जबकि सामाजिक मानव विज्ञान को सरल समाजों का अध्ययन समझा जाता है। प्रत्येक विषय का अपना इतिहास अथवा जीवनी होती है। सामाजिक मानव विज्ञान का विकास पश्चिम में उन दिनों में हुआ जब यह माना जाता था कि पश्चिमी शिक्षित सामाजिक मानव विज्ञानियों ने गैर यूरोपियन समाजों का अध्ययन किया, जिनको प्रायः अक्सर विजातीय, अशिष्ट और असभ्य समझा जाता था। जिनका अध्ययन किया गया और जिनका अध्ययन नहीं किया गया था, उनके बीच के असमान संबंध पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं की गई, लेकिन अब समय बदल गया है और अब वे मूल निवासी विद्यमान हैं, चाहे वे भारतीय हैं या सूडानी हैं, नागा हैं या संथाल, जो अब अपने समाजों के बारे में बोलते हैं और लिखते हैं। अतीत के मानव विज्ञानियों ने सरल समाजों का विवरण तटस्थ वैज्ञानिक तरीकों से लिखा था। प्रत्यक्ष व्यवहार में वे लगातार उन समाजों की तुलना आधुनिक पश्चिमी समाजों से करते रहे थे, जिसे वे एक मानदंड मापने के रूप में देखते थे। अन्य परिवर्तनों ने भी समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान की प्रकृति को पुनः परिभाषित किया। आधुनिकता ने एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत की जिसमें छोटे गांवों की भी भूमंडलीय प्रक्रियाओं से प्रभावित हुआ। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है उपनिवेशवाद। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान भारत के अत्यधिक दूरस्थ गांवों ने भी अपने प्रशासन और भूमि कानूनों में परिवर्तन, अपने राजस्व उगाही में परिवर्तन और अपने उद्योग को समाप्त होते हुए देखा था। समकालीन भूमंडलीय प्रक्रियाओं ने दुनिया के इस प्रकार सिकुड़ने को और
ज़्यादा बल प्रदान किया है। एक सरल समाज का अध्ययन करते समय ये मान्यता थी कि यह एक सीमित समाज था। हम जानते हैं कि आज ऐसा नहीं है। सामाजिक मानव विज्ञान द्वारा सरल व निरक्षर समाजों पर किए गए परंपरागत अध्ययन का प्रभाव मानव विज्ञान की विषय वस्तु और विषय सामग्री पर पड़ा। सामाजिक मानव विज्ञान की प्रवृत्ति सरल समाज के सभी पक्षों का एक समग्र रूप में अध्ययन करने की होती थी। अभी तक जो विशेषज्ञता प्राप्त हुई है वह क्षेत्र पर आधारित थी। उदाहरण के लिए अंडमान द्वीप समूह और नुआर अथवा मेलेनेशिया समाजशास्त्री जटिल समाजों का अध्ययन करते हैं, अतः समाज के भागों जैसे नौकरशाही या धर्म या जाति या अथवा एक प्रक्रिया जैसे सामाजिक गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आज एक सरल एवं जटिल समाज के अंतर को स्वयं एक बड़े पुनर्विचार की आवश्यकता है। भारत स्वयं परंपरा और आधुनिकता का गांव और शहर का, जाति और जनजाति का, वर्ग एवं समुदाय का एक जटिल मिश्रण है। गांव राजधानी दिल्ली के बीचों बीच निवास करते हैं। कॉल सेंटर देश के विभिन्न कस्बों से यूरोपीय और अमेरिकी ग्राहकों की सेवा करते हैं। भारतीय समाजशास्त्र दोनों परंपराओं से सारे ग्रहण करने में काफ़ी उदार रहा है। भारतीय समाजशास्त्र अक्सर भारतीय समाजों के अध्ययन में केवल अपनी संस्कृति का नहीं बल्कि उनका भी अध्ययन करते हैं जो उनकी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। यह शहरी आधुनिक भारत के साथ साथ जटिल अंतर करने वाले समाजों के साथ साथ जनजातियों का भी एक समग्र रूप में अध्ययन कर सकता है। इस बात का डर बना रहता था कि सरल समाजों के खत्म होने से सामाजिक मानव विज्ञान अपनी विशिष्टता खो देगा और समाजशास्त्र में मिल जाएगा। हालांकि दोनों विषयों में लाभदायक अंतः परिवर्तन हुए हैं और आजकल दोनों विषयों से पद्धतियों एवं तकनीकों को लिया जाता है। राज्य और वैश्वीकरण के मानव विज्ञानी अध्ययन किए गए हैं जो कि सामाजिक मानव विज्ञान की परंपरागत विषय वस्तु से एकदम अलग हैं। समाजशास्त्री भी आधुनिक समाजों की जटिलताओं के अध्ययन के लिए संख्यात्मक एवं गुणात्मक तकनीकों, समष्टि और व्यष्टि, मैक्रो एंड माइक्रो शास्त्रों का उपयोग करता है। भारत में दोनों ही में अति निकट का संबंध रहा है। धन्यवाद।